हर 5 मिनट में एक महिला की जान जाती है इस सर्वाइकल कैंसर की वजह से। आप सोच सकते हो कि कितना भारी बर्डन है ये, हर 5 मिनट और एक महिला की मौत। और आपको पता है ये सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है जो कि महिलाओं में पाया जाता है। मैंने हर बार कहा है, ये जानकारी का अभाव, ये जानकारी ना होने की वजह से ही आपको इन सब बीमारियों से जूझना पड़ता है। अगर जानकारी हो तो कई चीज़ें हैं जो एट अर्लीस्ट डायग्नोज किया जा सके एंड ट्रीटमेंट लिया जा सके। तो आज मैं इस सेशन में यही बताने जा रहा हूं कि सर्वाइकल कैंसर को एट अर्लीस्ट आप कैसे पता करें, या आपको कैसे अंदाजा लगेगा कि हाँ सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, ताकि आप नेक्स्ट स्टेप जल्दी से जल्दी उठा सकें। एंड दूसरी बात, 100% प्रोटेक्ट किया जा सकता है इस सर्वाइकल कैंसर से। जी हाँ, आपको सुनकर आश्चर्य लगा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। आप अपने आप को 100% बचा सकते हैं इस जानलेवा बीमारी से। कैसे, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से बोल दूं, मैं हूं डॉक्टर अनुराग, MD इन पीडियाट्रिक्स, एंड आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल किड ओ केयर। बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। अगर आप यूट्रस का फिगर देखो तो आपको दिखेगा यूट्रस, एंड यूट्रस का जो निचला पार्ट होता है जिसको सर्विक्स बोलते हैं, ये सर्विक्स के कैंसर को ही सर्वाइकल कैंसर बोला जाता है। जनरली सर्वाइकल कैंसर 35 to 45 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में डायग्नोज हो जाता है, लेकिन भारतवर्ष की अगर आप बात करो तो एवरेज एज ऑफ डायग्नोसिस 50 ईयर्स होता है। कहने का मतलब महिलाएं जब अपने 50s में होती हैं तब जाकर ये सर्वाइकल कैंसर डायग्नोज हो पाता है, जबकि ये सर्वाइकल कैंसर का नींव बहुत पहले, बिल्कुल अर्ली एज में, जब महिलाएं सबसे पहले अपने यौन संबंध के स्टेज में उतरी थी तभी इसकी नींव रख दी जाती है। तो अब आप देखो आपके पास कितना टाइम होता है। यहाँ पे जब आपने फर्स्ट टाइम इस यौन संबंध के स्टेज में आप उतरी थी से लेके इस एज तक, जब तक ये सर्वाइकल कैंसर मैनिफेस्ट ना कर जाए, आपके पास मल्टीपल फैक्टर्स होता है इस बीच में। मैंने तभी आपको कहा था जानकारी ही बचावा है। अगर आपको जानकारी होगी इन कुछ फैक्टर्स की जो इस बीच में रोल प्ले करते हैं, अगर इन पे रोकथाम किया जा सके तो सर्वाइकल कैंसर से बचना बहुत आसान हो जाएगा। तो रिस्क फैक्टर्स की अगर बात करें तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर है एज। जितने कम उम्र में महिलाएं यौन संबंध के स्टेज में उतरेंगी उतना ही रिस्क बढ़ता जाएगा सर्वाइकल कैंसर का आगे जाकर। दूसरी बात, जितने पार्टनर्स बढ़ते जाएंगे, मल्टीपल पार्टनर्स में देखा गया है सर्वाइकल कैंसर का रिस्क बढ़ता जाता है। इसलिए अगर एक पार्टनर होता है तो सर्वाइकल कैंसर बिल्कुल मिनिमल रिस्क में रहेगा, लेकिन जैसे जैसे पार्टनर्स मल्टीप्लाई होते जाएंगे वैसे वैसे सर्वाइकल कैंसर का भी रिस्क मल्टीप्लाई होता जाएगा। तीसरी बात, जिन महिलाओं के नंबर ऑफ किड्स, बच्चे ज़्यादा हैं, उन्हें भी सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही साथ मैं एक पॉइंट और आपको ऐड कर दूं, ज़रूरी नहीं कि केवल नंबर ऑफ किड्स ज़्यादा हो तो ये रिस्क बढ़ जाएगा। अगर आपने कई बार कंसीव किया है, मल्टीपल आपका कंसेप्शन है, तो भी ये रिस्क बढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कंसीव करने के बाद कुछ कारणों की वजह से आपको MTP करवा लेना होता है, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो आप यहाँ जितनी बार कंसीव करेंगी उतना आपका रिस्क भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो क्रॉनिक इलनेस। अगर आपको कोई लंबी बीमारी है जो लंबे समय तक चली आ रही है, ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है, या इम्यून सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी लो हो गई है, डाउन हो गई है, कुछ खास इम्यूनोसप्रेसेंट्स जो मेडिसिन होती है या स्टेरॉइड्स होता है, इसको आपने कई दिनों तक, कई महीनों तक आपने लिया है, जहां पे आपकी इम्यूनिटी कम हो गई, या आपको HIV डिजीज है। HIV मीन्स आप समझ सकते हो, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का जो डिजीज होता है, जो फाइनल स्टेज में एड्स कहलाता है। अगर ऐसी कोई बीमारी है तो भी रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर बढ़ जाता है। तो यहां पे हम लोग अब बात करते हैं कि आखिर सर्वाइकल कैंसर में होता क्या है। अगर सर्विक्स का कैंसर हो गया है तो अनयूजुअल ब्लीडिंग, इस बात को ध्यान रखें, नोट कर ले, अनयूजुअल ब्लीडिंग। कब ये अनयूजुअल ब्लीडिंग होगा? या तो 2 पीरियड्स के बीच के समय में अनयूजुअली ये ब्लीड कर जाए, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको पता होता है कि आपके पीरियड्स कितने दिनों में आने जा रहा है, 28 दिनों में, 30 दिनों में, 32 दिनों में, 35 दिनों में, आपको पता होता है। लेकिन आपने देखा है कि पीरियड्स बहुत जल्दी आ गया, 25 डेज में आ गया, 28 डेज में आ गया, एंड ये हर बार ऐसा ही रिपीट हो रहा है। तीसरी बात, जब आप पीरियड्स में रहते हैं, जब मेंस्ट्रुअल वो साइकिल फेज चलता रहता है, तो
तो आपको ये भी पता होता है कि आपका पीरियड कितने दिनों का होने जा रहा है, 3 दिन का है, 4 दिन का है, 5 दिन का है, 7 दिन का है। लेकिन यहाँ पे अनयूजुअली अगर आपका पहले से पीरियड 3 डेज का चला आ रहा है, लेकिन अब अनयूजुअली ये लेनदेन हो गया है, हर बार 5 दिन 7 दिन रह के जा रहा है। साथ ही साथ अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, हेवी ब्लीडिंग हो रही है हर पीरियड्स में, या जब कभी आप यौन संबंध बनाती हैं अपने पार्टनर के साथ, उस समय फिर से ब्लीडिंग आपको हो जा रही है बार बार, तो ये जो सिचुएशन है जहां कहते हैं अनयूजुअल ब्लीडिंग, ये आपको सबसे पहले आपको उस समय आपके ब्रेन को खुल जानी चाहिए उस समय कि नहीं, कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तो हो रहा है। तो अनयूजुअल ब्लीडिंग को बिल्कुल ध्यान में रखें। कभी भी अनयूजुअल ब्लीडिंग आपको हो, इमीडिएटली जाएं एंड अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। दूसरी बात, पेनफुल सिचुएशन, जब कभी आप यौन संबंध बनाती हैं अपने पार्टनर्स के साथ एंड वहां पे आप एक पेनफुल एक्सपीरियंस आप वहां महसूस करती हैं बार बार रिपीटेडली, जो कि पहले कभी नहीं हुआ करता था, ये भी आपको सिग्निफाई करता है कि कहीं ना कहीं इनिशिएशन हो गया है, स्टार्ट हो चुका है। तीसरी बात, ये जो थाइज है या जो लोअर लेग है, वहां पे अनयूजुअली पेन होना, बार बार पेन होना, आपने एक्सरसाइज नहीं किया है, बहुत एक्सर्ट नहीं किया है, बहुत दौड़ भाग नहीं रही है, बहुत सीढ़ियों पे ऊपर नीचे नहीं किए, बट अनयूजुअली इसके बावजूद अगर आपको पेन रह रहा है तो ये भी आपको सिग्निफाई करता है। सूजन होना, अगर आप देखो लोअर लेग में कहीं आपको स्वेलिंग हो रही है, आप रूपी यूं ही आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये स्वेलिंग क्यों हो रही है, वो भी आपको सिंबलाइज करता है, सिग्निफाई करता है टुवर्ड्स सर्वाइकल कैंसर। लोअर बैक पेन, जी हाँ, ये जो लोअर हिस्सा है बैक का, यहाँ पे भी आपको कंटिन्यूअसली या इंटरमिटेंटली पेन हो रहा है, तो भी ये खतरे की घंटी बज रही है। आपको इमीडिएटली जाना होगा और अपने जो भी आपकी गानी डॉक्टर हैं उनको जाकर एक बार कंसल्ट करना होगा। अब आते हैं अपने डायग्नोसिस पार्ट पे। तो डायग्नोसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी हिस्ट्री में आपको कई बातें क्लियर हो जाती हैं कि क्या ये सर्वाइकल कार्सिनोमा की ओर जा रहा है या नहीं जा रहा है। दूसरा, फिजिकल एग्जामिनेशन, जी हाँ, आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होंगी वो फिजिकली आपको एग्जामिन करेंगी, लोकली आपको एग्जामिन करेंगी, एंड उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है दैट इज कॉल्ड कॉल्पोस्कोप, एंड कॉल्पोस्कोपी कर वो एक अंदाजा लगा सकती हैं कि हाँ ये सर्वाइकल कैंसर हो सकता है या नहीं, क्योंकि वो जो एरिया है सर्विक्स का, वो जो पार्ट है वो कुछ अनयूजुअल प्रेजेंट करेगा, वो देखने से ही लग जाएगा कि कहीं तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है। साथ ही साथ कुछ लैब डायग्नोसिस इसके साथ ही ऐड कर दिया जाता है। स्क्रीनिंग के लिए आप देखो पैप टेस्ट करवाते हैं एंड HPV DNA टेस्ट करवाते हैं। पैप टेस्ट में क्या होता है, आप कुछ सर्वाइकल सेल्स लेकर आप टेस्टिंग के लिए भेजते हो लैब में, एंड ये लैब बोलता है कि हाँ कुछ एबनॉर्मेलिटीज, कुछ एबनॉर्मल सेल्स यहाँ नजर आ रहा है। अगर ये एबनॉर्मल सेल्स अवेलेबल है पैप स्मीयर में, स्क्रीनिंग में, तो आपको हायर टेस्ट के लिए जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस होता है इसके लिए जाना पड़ता है। अभी आता हूं मैं डेफिनेटिव डायग्नोसिस पे। सेकेंडली, HPV DNA, आप क्या करो, ये जो सेल्स भेजा गया है आप इसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के DNA को भी टेस्ट कर सकते हो देखने के लिए कि क्या इन सेल्स में HPV का अंश है या नहीं है। अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का अंश है तो ये भी आपको शो करता है कि यस ये सर्वाइकल कैंसर में चेंज हो सकता है आगे चलकर। यही अगर स्क्रीनिंग में आपको नजर आ रहा है कि कुछ तो एबनॉर्मेलिटी है तो आपको जाना होता है डेफिनेटिव टेस्ट के लिए, एंड डेफिनेटिव टेस्ट होता है बायोप्सी। जी हाँ, जब आप कॉल्पोस्कोपी करवाएंगी, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट करेंगी, तो साथ ही साथ वो कुछ टिश्यूज को भेज देंगी, बायोप्सी मटेरियल को भेज देंगे टेस्टिंग के लिए, एंड लैब टेस्ट में आपको कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे ये सर्वाइकल कैंसर है या नहीं है। एंड जैसे ही सर्वाइकल कैंसर का पता होगा वैसे ही आप स्टेजिंग करवा सकती हैं। तो 4 स्टेज में जनरली ये मिलता है सर्वाइकल कैंसर, स्टेज 1, 2, 3, 4, एंड सभी को पता है जितना कम स्टेज होगा रिकवरी के चांसेस उतनी ही ज़्यादा है इसमें, एंड जितना एडवांस स्टेज होगा, जैसे जैसे स्टेज 3 स्टेज 4 की ओर जाता रहेगा ये सर्वाइकल कैंसर, वैसे वैसे रिकवरी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो आपको स्टेजिंग भी करवाना ज़रूरी होता है अलॉन्ग विथ डायग्नोसिस। यही बात कर लेते हैं हम लोग ट्रीटमेंट की, क्या ट्रीटमेंट है। तो जनरली आप देखो सर्वाइकल कैंसर के लिए ये तीनों मॉडलिटीज़ अवेलेबल हैं, सर्जरी, केमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। लेकिन अब सर्जरी करवाना है, केमोथेरेपी करवाना है, रेडियोथेरेपी करवाना है, ये सब डिपेंड करता है स्टेजिंग ऑफ द कैंसर पे कि किस स्टेज में अभी ये कैंसर है, प्लस क्या फिजिकल कंडीशन है महिला की।
तो जैसा कंडीशन होगा डिपेंडिंग ऑन दैट, या तो किसी एक मोडालिटी को चुना जाएगा या कॉम्बिनेशन ऑफ 2 या तीनों मोडालिटी को चुना जाएगा। एंड अब बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की। जैसा मैंने आपको बोला है, रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको गिनाया था पहले ही, तो उन रिस्क फैक्टर्स पे काम करें। एज, जितना कम एज होगा, आप जितने कम एज में यौन संबंध बनाएंगे उतने ही रिस्क बढ़ जाएगा। तो कोशिश करें जब आप प्रॉपर एज में आ जाएं तभी आप इस फील्ड में उतरें, पहली बात। दूसरी बात, पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स होगा तो सर्वाइकल कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा, इसलिए कोशिश करें एक पार्टनर के साथ ही रहें, मल्टीपल पार्टनर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट जरूर करें, फैमिली प्लान करें, फैमिली प्लानिंग के तहत उतने ही मतलब कि बच्चों को आप जन्म दें जितनी आपकी फैमिली प्लानिंग बोलती है। मैं यहाँ पे कुछ बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक हमें कोई सलाह नहीं दिया है 1 बेबी नॉर्म या 2 बेबी नॉर्म्स या वॉट एवर। चूँकि गवर्नमेंट ने हमें सलाह नहीं दिया है, हमें ऊपर से ऑर्डर्स नहीं है, तो मैं यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं बोल रहा हूँ, बट ये ज़रूर कह रहा हूँ कि फैमिली प्लान ज़रूर कर लें एंड प्लान के अकॉर्डिंग ही स्टिक रहें। एंड नेक्स्ट जो प्रिवेंशन वाली बातें हैं दैट इज डिजीजेस। मैंने पहले भी आपको बोला, जो क्रॉनिक डिजीज है, HIV है या कोई मेडिसिन है जो लॉन्ग टर्म से चली आ रही है, जो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है, थोड़ा सा इन पे ध्यान दें, इनको जल्दी से जल्दी ठीक करें एंड इन मेडिसिन से छुटकारा पाएं ताकि ये जो सर्वाइकल कैंसर का रिस्क है वो कम हो जाए। साथ ही साथ वैक्सीनेशन, मैंने पहले भी वैक्सीनेशन पे बात कर रखा है। अगर आपने देखा है हमारा ये प्रीवियसली रिलीज वीडियो वैक्सीन पे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। मैंने A to Z बताया है इस HPV वैक्सीन के बारे में। एंड ये HPV वैक्सीन ऐसी है जो आपको 100% प्रोटेक्शन देगी। किस एज ग्रुप में लगाना है, कितने डोज लगाना है, कितनी बार लगाना है, सारी बातों को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। प्लस मैंने साइड इफ़ेक्ट्स एंड किन किन को नहीं लगाना है ये भी डिस्कस किया है इस पुराने वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये हमारा सेशन पसंद आपको ज़रूर आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, शेयर करना ना भूलें, ये आपके जनरल पब्लिक अवेयरनेस के लिए ही है। एंड तीसरी बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कोई बात नहीं है, टाइम अभी भी है। नीचे रेड बटन है, प्रेस कर लें, बेल आइकॉन है, प्रेस कर लें ताकि ऐसी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।